सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिट्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा पॉलिटी की हमारी क्लास चली हुई थी जिसमें हम आर्टिकल नंबर 123 तक पढ़ चुके थे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपने पिछली क्लास सारी देख करके उसका रिवीजन कर लिया होगा। जो आज से हम आर्टिकल हमारा शुरू करेंगे वो होगा हमारा आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 से शुरुआत होती है हमारी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना। भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत 1774 में स्थापित किया गया था। ये बात हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप 1774 में जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो स्थापित किया था सुप्रीम कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस कौन था? ठीक है ना। चलो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम कहां से? आर्टिकल नंबर 124 से। देखो आर्टिकल नंबर 124 में है सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी संरचना कैसी है। देखो भाई, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो कैसी है? सुप्रीम कोर्ट की इकहरी। कैसी है? इकहरी व एकीकृत। इकहरी व एकीकृत है, यानी कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया वही मान्य होगा। इससे ऊपर जाने का मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यानी कि जो फैसला लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा हमको वही फैसला मान्य होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना है। ऐसा एग्जाम में कई बार पूछ लिया भाई भारत की जो न्यायिक व्यवस्था वो कैसी है, दोहरी है या इकहरी यानी कि सिंगल है। ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है भाई हमारा 124 के ही आर्टिकल नंबर 2 भाग 2 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि जो उस टाइम पे करंट में जो हमारा राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो उनको नियुक्त करेगा। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आता शपथ, भाई उनको अपॉइंट तो कर दिया लेकिन उनको अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी लेनी होती है, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। के समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है ना। ये कई क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ये कौन किसके सामने शपथ लेगा, ये क्वेश्चन हमको सारे के सारे याद होंगे। इसके बाद आता है भाई योग्यता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमारी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई वह हमारा क्या हो? भारत का नागरिक हो। यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक जिसके पास, यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में उसमें जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वह भारत का ही होना चाहिए, यानी कि उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। या दूसरी कंडीशन है भाई वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। यानी कि वह कम से कम 2 हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, वही हमारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भी हम डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले हमको हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देनी होगी। ठीक है। चलो भाई, मान लिया वो जज नहीं है, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है भाई? किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में वो वकील रह चुका हो लगातार 10 वर्षों तक, या फिर 5 वर्ष तक तो जज रह चुका हो। किसी एक कोर्ट में नहीं, 2 या 2 से ज्यादा टाइम पीरियड बेसिक दोनों का मिला के 5 वर्ष हो, लेकिन ऐसा ना हो भाई एक हाई कोर्ट में वो लगातार 10 वर्ष रह चुका है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक से ज्यादा कोर्ट में होना चाहिए। ठीक है ना। मिनिमम 2 से ज्यादा कितना ही हो, कितने टाइम वर्ष तक? 5 वर्ष। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वो क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि वकील रह चुका हो। या फिर क्या हो भाई? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानता हो और उसके नजरों में क्या हो? कानून का अच्छी नॉलेज हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ठीक है ना।
ये हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है। देखो भाई, हमने जज को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, उसको शपथ दिला दी है, हमने उसकी क्या कर दिया है, योग्यता ही पढ़ ली है। इसके बाद जो आता है वो आता है भाई, हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन हो कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या बेसिस हो सकते हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। देखो क्या है, पद से हटाना, पद से हटाना कि भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दो बेसिस है उसको हटाने के लिए। पहला तो भाई भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी भी जांच होगी, या फिर असमर्थता या अयोग्यता, अयोग्यता असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर ये दो बेसिस हैं जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। तो फिर अब बात आती है फिर इसको हटाएगा कौन भी। देखो, इसको हटाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत ही जटिल है, ठीक है ना। कैसे भाई, अगर मान लो जो हमारा करंट का सुप्रीम कोर्ट का जज है, हमको उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या होगा, लोकसभा के तो 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य यानी कि 100 मेंबर, या राज्यसभा के 50, राज्यसभा के 50 सदस्य के हस्ताक्षर हों, सदस्य के हस्ताक्षर हों, ठीक है, हस्ताक्षर हों। हस्ताक्षर होने के बाद उसको यानी कि भी जिस पे हस्ताक्षर लिए गए हैं उसको अध्यक्ष या सभापति को सौंप दिया जाएगा, या अध्यक्ष या सभापति को सौंप दिया जाएगा, को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग होगी भाई। क्या होगा, पहले तो लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य के हस्ताक्षर हो, यानी कि जिस भी सदन में वो प्रस्ताव पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, उसको अध्यक्ष को, अगर बात लोकसभा में है तो उसके अध्यक्ष को सौंपेंगे, अगर बात राज्यसभा में है तो उसके सभापति को सौंप देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो करवाएगा वोटिंग, और वोटिंग के बाद क्या, कैसे पास होना चाहिए, कितनी वोटिंग होनी चाहिए भाई, उसके बाद वह स्पष्ट बहुमत, क्या हो, स्पष्ट बहुमत यानी कि 50% प्लस 1, यानी कि लोकसभा के अंदर है तो यानी कि उसके मतलब आधे जो मेंबर हैं उसका प्लस 1 करके उसको क्या बोलेंगे, स्पष्ट बहुमत। या फिर दूसरा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में क्या था, सदन सदस्य संख्या का 2/3, सदन सदस्य संख्या का 2/3 से पास हो जाना चाहिए। ये दोनों की दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एक तो क्या हो, वो अगर मैं लोकसभा मान के चलता हूं, लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं हमारी उसका 50% प्लस 1 ने वोटिंग कर रखी है उसके अगेंस्ट में, और फिर उसी सदन के 2/3 सदस्यों ने भी वोटिंग कर रखी हो। अगर ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया फिल हो जाते हैं, यानी कि ये मतलब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो भाई यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो राष्ट्रपति को सौंप देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटा सकेगा। यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं कि भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है।
ये लाइक उसी यानी कि सिर्फ सेम उसी के तरीका है जैसे राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, क्योंकि उसमें भी क्या था हमारा, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होती थी। अगर वो इस वोटिंग से पास हो जाता था तो हमारे जो राष्ट्रपति थे उसको भी त्याग पत्र देना पड़ता था। और अगर यही प्रोसीजर दोहरा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, हटा देगा। अब बात आती है कि भाई क्या ऐसा हमारे अब तक के इतिहास में ऐसा हो चुका है कि भाई किसी जज के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया? बिल्कुल हो चुका भाई। 1991 में देखो, 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज एन रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, महाभियोग लाया गया था, ठीक है ना, महाभियोग लाया गया था अभी, ठीक है ना, लेकिन वह स्पष्ट बहुमत से पास नहीं हुआ था। यानी कि जब उसकी वोटिंग करवाई गई तो भाई वो उसमें क्या होगा, सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है ना। लेकिन वह बहुमत से पास नहीं हुआ, बहुमत से पास नहीं। इतना आसान है ही नहीं भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद आते हैं भाई कुछ हमारे बेसिक से क्वेश्चन जज से रिलेटेड। देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पहला जज रहा था वो कौन थे? देखो, पहला, वर्तमान में, सबसे लंबे समय तक, सबसे कम समय तक, वो सब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पहला जज या पहला न्यायाधीश। देखो भाई, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे तो उसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इसका पुनर्गठन हुआ था उसमें जो हमारा पहला जज बना था वो कौन थे? हमारे हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या बने थे? पहले जज बने थे। यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कनिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, इसमें पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? हमारी वो बनी थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। इसके बाद सुप्रीम, अब तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवाएं देने वाला न्यायाधीश कौन रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट का सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे कार्यकाल के जज न्यायाधीश, ठीक है ना, वो कौन है भाई? वो है हमारे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक के जजों में इनका क्या रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब चंद्रचूड़ सुन के आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा भाई, जो हमारे वर्तमान में जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो इनके ही बेटे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे वर्तमान के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के ही बेटे हैं, ठीक है ना। यानी कि इनके फादर अब तक के सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं बतौर मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आता सुप्रीम कोर्ट का सबसे कम कार्यकाल का जज कौन? वो रही है भाई हमारे, कौन रहा हमारा? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण, ठीक है। और वर्तमान
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भाई वो कौन है, हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। और हो सकता है करंट के हिसाब से ये भी पूछ ले कि भाई ये कितने नंबर के हमारे जज है, ये भाई हमारे 50वें नंबर के जज। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो मुख्य न्यायाधीश था जो पहला स्वतंत्र भारत में, वो कौन था, हीरालाल जेकरिया। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो स्थापना हुई थी उसमें जो हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन था, वो था एलिजा इम्बी। ठीक है, अच्छा भाई सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो थी भाई हमारी कौन, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे कौन, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे कम रहा है वो कौन है, हमारे कमल नारायण सिंह। और वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, इसके बाद आता है भाई पद अवधि, पद अवधि, यानी कि भाई जो हमारे जजेज हैं इनके लिए एज का कितना क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है भाई इनके लिए निम्नतम आयु का कोई जिक्र नहीं है, निम्नतम आयु का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष है, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष है, अधिकतम इतनी एज है भाई 65 वर्ष। ठीक है ना, जब भी ये अपने अपॉइंट होंगे मैक्सिमम 65 की एज तक रह सकते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखोगे। और निम्नतम का भाई यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया भाई इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन वही बात है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई छोटा प्रोसीजर नहीं होता, बहुत समय तक होता है। इसमें वैसे ही एज किसी भी न्यायाधीश की 60+ हो जाती है। ठीक है ना, निम्नतम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है हमारी 65। ठीक, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 125, हमारा आर्टिकल नंबर 125। हमारा जो आर्टिकल नंबर 125 है भाई उसमें जो हमारे न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते का वर्णन है भाई। हमारे न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलना चाहिए, जो वर्तमान स्थिति है हमारी उसके हिसाब से एक न्यायाधीश कितनी सैलरी ले रहा है, हमारा 2.5 लाख सैलरी मिलती है वर्तमान में। ठीक है ना, हो सकता है इन टाइम ये इंक्रीज भी होगी। ठीक है ना, वर्तमान में इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी है भाई 2.5 लाख। ओके, अगला है भाई आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है भाई। देखो जो भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक फैसला सुनाया गया है वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं और उनको कभी भी किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि क्या बोला है इसमें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी फैसले अब तक सुनाए गए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं भाई, मतलब संभाल के रखे गए हैं और उनको किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एन प्रूफ पेश किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बात लिखी गई हमारे इस आर्टिकल में। और एक बात और क्या लिखी गई है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सर्वमान्य होंगे, सर्वमान्य होंगे, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया
वही माना जाएगा। वैसे भी हमने आर्टिकल नंबर 124 में पढ़ा था, यानी कि जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है, सिंगल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सारा का सारा क्या होगा, उससे ऊपर जाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन्हीं का फैसला माना जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखा गया आर्टिकल नंबर 129 में भी, सर्वोच्च न्यायालय का विलेख यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं उनको किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है, नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। ठीक है ना, पेश किया जा सकता है। ठीक। इसके बाद आता है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर हमारा क्या है, 131। इसमें अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है भाई उसके क्या है, कुछ अक्षेत्राधिकार है। इसमें क्या मेंशन किए गए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना उसके कुछ क्या दिए गए, अक्षेत्राधिकार। आर्टिकल नंबर 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार क्या है। 130 के बाद क्या कुछ अक्षेत्राधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसके तहत वो अलग अलग मामले सुनते हैं। ठीक है ना। जो हमारा आर्टिकल 131 है उसके तहत कौन सा अक्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार। इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मामले सुनता कौन कौन से, मान लीजिए केंद्र व राज्य के बीच किसी भी चीज को लेकर के विवाद है, उसका फैसला आर्टिकल नंबर 131 के तहत सुना जाएगा। ठीक है ना। देखो, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, के मध्य विवाद, ठीक है ना। या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच किसी चीज को लेकर के विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 131 के तहत वो मामला सुना जाएगा। ठीक है ना। यानी कि उसका एक वर्णन है क्या, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद। जैसे मैं एज एन एग्जाम्पल लेकर के चलूं कि भाई अगर हमारा मामला जैसे हरियाणा और पंजाब है, इनके बीच में सतलुज का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो वो किसके तहत सुना जाएगा भाई, वो प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार के तहत सुना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे आता भाई अपीलीय अक्षेत्राधिकार। क्या आता, अपीलीय अक्षेत्राधिकार। यह सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा अक्षेत्राधिकार है। यह सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा अपीलीय अक्षेत्राधिकार है, यानी कि अक्षेत्राधिकार है, यानी कि जितने भी अक्षेत्राधिकार में बांटा गया ये उनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अक्षेत्राधिकार है। ठीक है। इसके तहत ये तीन है, इसके तहत ये तीन मामले सुने जाते हैं। पहला भाई संवैधानिक मामले। क्या होता है, मान लिया जब इसके तहत, इन तीनों के तहत क्या होता है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो उनके खिलाफ अगेंस्ट हम जा सकते हैं, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक मामले में कौन कौन से मामले आते हैं भी, मान लिया हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाना या किसी कानून के ऊपर, कानून की कोई अपनी राय है हाई कोर्ट की और उसमें लगता है कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह लिए जाने योग्य है, उनकी ज़रूरत है, यानी कि जो कानून बनाया गया इसमें कुछ गलत है, तो ऐसा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत सुना जाएगा, संवैधानिक मामलों के तहत। यानी कि कोई भी कानून हो गया उसमें हाई कोर्ट को ये लगता है भाई ये क्या कोई गलत है, इसमें कुछ अनुचित है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर जाना चाहिए, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों के तहत सुना जाएगा। ठीक है। अगला है भाई दीवानी मामले। दीवानी मामले में कौन सा आता भाई, मान लिया कोई हमारा सिविल केस है, कोई हमारा क्या होता है, कोई सिविल केस है, जैसे कि भाई मान लिया मैं बोलूँ कि दो पर्सन के बीच में कोई लैंड जमीन का केस है और उसमें अपना फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने और वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो अपना कहाँ पे जाके उसके हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला किस में सुना जाएगा, दीवानी मामले। किसमें सुना जाएगा, दीवानी मामले में। यानी कि जो हमारे सिविल केसेस होते हैं, अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हम अगेंस्ट में जाते हैं उनके कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसके तहत सुना जाएगा, हमारा दीवानी मामले के तहत। 134 पे आता भाई हमारा क्या, फौजदारी मामले। क्या आता हमारा, फौजदारी मामले। मान लो हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ
पनिशमेंट दी है, यानी कि ये कह सकते हैं कोई क्रिमिनल केसेस है, कोई क्रिमिनल केसेस है, दंड सुना दिया और हम हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मेरा मामला किसके तहत सुना जाएगा, फौजदारी मामले के तहत। ठीक है ना। अपील या क्षेत्राधिकार में ये 3 आते हैं। आर्टिकल नंबर 132 में क्या संवैधानिक मामला, 133 में क्या हमारा दीवानी मामला और 137 में क्या है मेरा 134 में क्या मेरा फौजदारी मामला। ये क्रिमिनल से रिलेटेड है, ये मेरे सिविल केसेस से रिलेटेड है और ये मेरा कोई किसी कानून से रिलेटेड जिसमें लगे कि हाई कोर्ट को ये कुछ गलत है, इसमें हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट को लगे भी उसे इस हाई कोर्ट के इस मामले में दखल देने की जरूरत है, उसको कुछ दिशा निर्देश देने की जरूरत है, तो ऐसे मामले संवैधानिक मामले के तहत सुने जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आता भाई हमारा आर्टिकल नंबर 137 पुनर्विचार संबंधी मामले। मान लिया सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देता किसी भी केस में, उसके बाद उसको खुद ही रियलाइज होता है भाई इस केस पे मुझे मेरे द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए, यानी कि मेरे को इस पर रिव्यू करना चाहिए एक बार, तो वो उसके खुद के फैसले को बदल सकता है। खुद के फैसले पर पुनर्विचार करके फैसला बदल सकता है, फैसला बदल सकता है। मान लिया, ऐसा मान के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेथ पनिशमेंट दे दी, उसके बाद लगता भाई शायद हमसे कोई गलती हो गई है, इसको ये दंड नहीं दिया जाना चाहिए था, तो वो उसको आर्टिकल नंबर 137 के तहत क्या कर सकता है भाई, उसके उस फैसले को बदल सकता है। हो सकता है वो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दे, यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दे डेथ सेंटेंस से हटा के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो अपने किसी भी फैसले पर पुनर्विचार करके उसको बदल सकता है अगर उसको वो उचित लगे। ठीक है। इसके बाद आता है भाई 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियां हैं वो सारे के सारे काम करेगी किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। जैसे कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ठीक है, हमारा हाई कोर्ट हो गए, भारत के सभी हाई कोर्ट मिलकर के क्या कहलाएंगे, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां कहलाएंगी, वो सारी के सारी उसके लिए काम करेंगी। ठीक है। इसके बाद जो अगला आता भाई हमारा आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। आर्टिकल नंबर 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्या होगा इसके अंदर भाई, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जज की राय चाहिए, तो वो इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने या ना मानने वो राष्ट्रपति की मर्जी पे, लेकिन वे उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है ना। उस सलाह को वो मानने या ना मानने भाई वो उसके लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है ना। क्या होगा आर्टिकल 143। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट हुआ है कि भी जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह परामर्श ले सकता है, मुख्य न्यायाधीश से जो वर्तमान में होंगे किसी भी विषय के ऊपर,
लेकिन ऐसा नहीं है कि भी उससे जो सलाह ले ली उसको फिर वो माननी पड़ेगी ही, ठीक है ना, वो उसकी मर्जी है, ठीक लगेगा तो उसको अप्लाई करेंगे, ना तो मतलब डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट। इसके बाद आता भी मेरा आर्टिकल नंबर 144। भारत के अंदर जितने भी प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण, कोर्ट, भारतीय नागरिक, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सभी सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्य करेंगे, कि भारतीय नागरिक सभी सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्य करेंगे भाई, ठीक है ना, सभी के सभी क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्य करेंगे। ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 144। इसके बाद भी जो अगला आता है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, और इतना तो आपको पता ही होगा, जो हम ये पढ़ रहे हैं भाग नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कहां से लेकर के कहां तक है, जो हमारा 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक है, और हम पहुंच चुके आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के भाई 151 तक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वर्णन है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सॉरी भाई, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रह गया, किसके बारे में ही, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। देखो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए, वो नोट करो। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस है भाई, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 1950 को किया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था भाई, एमसी शीतलवाड़। इसका उद्घाटन किसने किया था भाई, एमसी शीतलवाड़, ठीक है। इसका उद्घाटन एमसी शीतलवाड़ ने किया था। एमसी शीतलवाड़ ने किया था, हाँ भाई। एमसी शीतलवाड़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एमसी शीतलवाड़ कौन थे? एमसी शीतलवाड़ का डिस्कस हम आर्टिकल नंबर 76 में कर चुके हैं। जो एमसी शीतलवाड़ थे वो भाई हमारे पहले भारत के महान्यायवादी थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है ना। जिस टाइम इसका उद्घाटन किया गया था भाई उस समय इसमें 8 यानी कि 1+7 न्यायाधीश थे। 8 न्यायाधीश थे, यानी कि एक तो क्या था हमारा सीजीआई था और बाकी के अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, बाकी के अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, 8। लेकिन वर्तमान में कार्य के बढ़ते दबाव को देखकर न्यायाधीशों की संख्या 34, यानी कि 1+33। ये एक कौन है हमारे, डीवाई चंद्रचूड़, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं भाई, जिस टाइम मैं क्लास शूट कर रहा हूं उस टाइम पे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है ना। हो सकता है क्या भाई कुछ टाइम बाद इनका भी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नए आएंगे, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान में 34 है भाई, यानी कि 1+33 संख्या। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अब कुल कितने न्यायाधीश हैं, वो है भाई 34, ठीक है ना। कुल न्यायाधीश पूछ लिया तो भाई हमारे 34, और अगर ये पूछ लिया कुल कितने, अगर ऐसे पूछ लिया कि भाई मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के 34 है, लेकिन अगर
खाली न्यायाधीश पूछा जाए तो हमारे कितने होंगे 33। वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना उसने कैसे पूछा, ठीक है ना। चलो भाई इसके बाद देखो हमारा आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक, 148 से लेकर के 151 तक किसका वर्णन है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जिसको भाई कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम ऐसा कह सकते भाई, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इसको मैं भारत सरकार का मुनीम बोलूंगा, क्योंकि इसका काम क्या है? भारत सरकार का जितना भी लेखा जोखा है, यानी कि सारा हिसाब किताब उसके अकाउंट्स को कौन ऑडिट करता? हमारा कैग करता है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा भाई इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो भाई, 6 वर्ष या 65 वर्ष है, इनमें से जो भी पहले होगा वो क्या होगा? इसका कार्यकाल होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई अगला है, ये जो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो राष्ट्रपति को ही देगा। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है भाई। ये अपना त्यागपत्र भाई किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट भाई। एक लोक लेखा समिति हमारी संसद के अंदर, इसे उसका मार्गदर्शक भी बोला जाता है, ठीक है ना। देखो कैग को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी कहा जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, जिक्र तो इनका आगे होगा एंड में, ठीक है ना। कैग को क्या कहा जाता है भाई? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा भाई चलो, कैग केंद्र व राज्यों संबंधित रिपोर्ट, ऐसा लिखो वित्तीय रिपोर्ट, केंद्र व राज्यों की वित्तीय रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और फिर राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखता है। उसके बाद क्या करता? जो राष्ट्रपति है हमारा, उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए भाई, ठीक है ना। चलो भाई इसके बाद आता भाई जो भारत के प्रथम कैग थे, भारत के प्रथम कैग थे भाई वी नरहरि राव हमारे भारत के प्रथम कैग थे, भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे, ठीक है ना भाई। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत की थी और हमने पढ़ा किस तक? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तक। 151 आर्टिकल के साथ ही हमारा भाग नंबर 5 भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ क्या हो जाता है? हमारा भाग नंबर 5, हमारे टोटल कितने हैं? 25 भाग हैं, 5 जिसमें हम कवर कर चुके हैं। जो अगली क्लास की शुरुआत है वो हम हमारी भाग नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में समझ में आया होगा और जो होगा साथ के साथ नोट भी कर लिया होगा। हाँ ये है भाई, ये जो हमारी क्लास है ये काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, लेकिन अब इसको हम जल्द ही इस यानी कि पॉलिटी को जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलो।
चलो जो भी जितना भी किया है पहले भी उसको रिवाइज करके दोबारा से एक बार कंटिन्यू करो, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था जी कि इतनी आसानी से याद होने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। आप उसका तब तक एक बार और रिवीजन करके आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही।